मौसम सुबह से ही बहुत खराब था। रह रहकर बारिश हो रही थी। बादलों ने आसमान को कुछ ऐसे ढक रखा था जैसे कि आसमान को किसी काले रंग के चादर से लपेट दिया गया हो। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। कॉलेज के हॉस्टल की खिड़की से बारिश को निहारते अंकित को अपने गांव की बहुत याद आ रही थी। सामने का बड़ा सा पीपल का पेड़ बिना हिले डुले बारिश में भीग रहा था। उस पेड़ को देखकर उसे अपने गांव का पीपल का पेड़ याद आ रहा था। पूरे गांव में उस पेड़ के बारे में ना जाने कितनी बातें कही जाती थी। कोई कहता कि उस पर भूत रहते हैं, तो कोई कहता कि किसी प्रेत ने उस पर अपना आशियाना बना रखा है। ऐसा भी कहा जाता कि अमावस के दिन उस पेड़ से कई आत्माएं छिपकली की तरह रेंगती हुई नीचे उतरती और नग्न अवस्था में नृत्य किया करती। गांव के लोग कहते कि इस दिन आत्माएं नृत्य के बाद अपना शिकार करती हैं। अमावस की अगली सुबह उस पेड़ के नीचे खून ही खून गिरा मिलता। सदियों से ऐसी मान्यता रही है कि पीपल के पेड़ पर भूत प्रेत पिशाच का वास होता है। अंकित मन ही मन सोच रहा था कि हॉस्टल में खड़े इस पीपल के पेड़ पर भी क्या भूत प्रेत रहते होंगे। तभी बाहर से किसी ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। उसने दरवाजा खोला तो उसके सामने उसके ही उम्र का लड़का, जिसका नाम नीरज था, वो सामने खड़ा था। हाय, मैं नीरज हूँ। ये कमरा मेरा है। आई मीन हम दोनों इस कमरे को शेयर करेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? मैं अंकित हूँ। शहर का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज अंदर से कैसा होता है, नीरज और अंकित दोनों ने पहली बार देखा था। वे दोनों ही गांव के थे। इंजीनियरिंग की टेस्ट में दोनों की ही अच्छी रैंक आई थी, इसलिए उन्हें यह कॉलेज मिला था। अंकित का डिपार्टमेंट सिविल था और नीरज का इलेक्ट्रिकल। जल्द ही दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए। अंकित एक गरीब किसान का बेटा था। उसके पिता के ऊपर बहुत कर्ज था। इतने अच्छे कॉलेज में स्कॉलरशिप के कारण उसे एडमिशन तो मिल गई, फिर भी वो एडमिशन लेना नहीं चाहता था। वो अपने पिता की मदद करना चाहता था, लेकिन उसके पिता नहीं चाहते थे कि जैसा कर्ज भरा जीवन उन्होंने देखा है वैसा ही उनका बेटा भी देखे। इसलिए उन्होंने अपने सर की कसम खिलाकर अंकित को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। ये सारी बातें अंकित ने नीरज को बताई थी। नीरज की कहानी भी कुछ ऐसे ही थी, इसलिए दोनों में खूब पटती थी। लेकिन इन दिनों नीरज कुछ परेशान सा रहता था। अंकित ने उससे कई बार पूछने की कोशिश भी की, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। उसका व्यवहार कुछ बदल सा गया था। कई बार तो वो रात को जागकर उस पीपल के पेड़ की ओर घूरता रहता था। एक दिन जब वो कॉलेज से हॉस्टल के कमरे में आया तो उसके सिर पर पट्टी बंधी थी। अंकित ने उससे लाख पूछने की कोशिश की कि ये चोट कैसे लगी, लेकिन नीरज ने कुछ नहीं कहा। अंकित ने यह भी नोटिस किया कि नीरज इन दिनों बहुत ही डरा डरा भी रहता है। छोटी छोटी बात पर चौंक जाता है। यहाँ तक कि मोबाइल में आने वाली नोटिफिकेशन की आवाज से भी उसे परेशानी होने लगी थी, इसलिए वो नोटिफिकेशन तक ऑफ रखता था। उसका फोन भी हमेशा साइलेंट मोड पे होता। अमावस की एक रात की बात है। आधी रात हो गई थी, लेकिन अंकित अभी भी स्टडी टेबल पर बैठा पढ़ रहा था। उसका मन पढ़ाई में बहुत ज्यादा लगता था। अपने डिपार्टमेंट का वो हीरो था। सारे प्रोफेसर स्टूडेंट्स उसकी मिसाल दिया करते थे। लड़कियां तो अंकित से बात करने का बहाना ढूंढा करती थी। अंकित अपनी पढ़ाई में खोया हुआ था कि तभी अचानक उसके कमरे की खिड़की खुलने की आवाज आई। खिड़की से तेज हवा अंदर आने लगी। वह खिड़की बंद करने के लिए उठा और उसने मन ही मन कहा, बहुत तेज हवा है, लगता है उसी के कारण ये खिड़की खुल गई है। मैंने कितनी बार डिपार्टमेंट में कहा कि ये खिड़की बंद करवा दीजिए, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। उसने खिड़की के बाहर झांक कर देखा तो बाहर सच में बहुत तेज हवा चल रही थी। उसने फिर से मन ही मन कहा कि लगता है तूफान आने वाला है। ये कहकर उसने खिड़की को फिर से बंद करने की कोशिश की। तभी उसे पीपल के पेड़ के नीचे एक साया दिखा। इतनी रात को पीपल के पेड़ के नीचे कौन है? अरे आज तो अमावस भी है, कहीं बुरी आत्माएं इस पीपल के पेड़ के नीचे भी तो नहीं आती हैं? उसे थोड़ा डर लगा। तभी उसे पीपल के पेड़ के नीचे फिर से एक साया दिखा। अब वह बहुत डर गया था। उसके चेहरे पर पसीना आने लगा। उसने कमरे में सोए नीरज को आवाज दी, लेकिन नीरज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे एक बार फिर से वो साया दिखा। उसे ऐसा लगा कि वो उसे बुला रहा है। बहुत गौर से सुनने के बाद भी उसे पता नहीं चल रहा था कि ये किसकी आवाज है।
फिर एकाएक उसके दिमाग में आया कि कहीं वो नीरज तो नहीं है। अंकित ने उसकी बिस्तर की ओर देखा। नीरज वहां नहीं था। अचानक वो अनजाने भय से भर गया। हो ना हो वो नीरज ही है, लेकिन वो कर क्या रहा है वहां? कहीं उसके साथ भी तो वही नहीं हो रहा है। अंकित भागकर नीचे जाता है। उसके दिल की धड़कन धड़ धड़ करके धड़क रही थी। वह पेड़ के पास गया। उसे जिस बात का डर था नीरज के साथ वही हो रहा था। नीरज पीपल के पेड़ के नीचे आंखें मूंद कर बैठा हुआ था। उसके चारों ओर सफेद रंग का घेरा बना हुआ था। उसके आगे एक छोटा सा हवन कुंड रखा था। उस हवन कुंड में आहुति देते हुए वो एक ही बात बुदबुदाए जा रहा था। ऐ बुरी आत्माओं, मेरे पास आओ। ऐ बुरी आत्माओं, मेरे पास आओ। ए पीपल के प्रेत, मेरे पास आओ, जल्दी आओ। तभी पीपल के पेड़ पर हलचल सी होने लगी। दूर कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। अचानक पेड़ के ऊपर से 3 साए नीरज के बिल्कुल बगल में कूदे। धड़ाम की आवाज से डर के मारे नीरज की आंखें खुल गई। उसने देखा कि काले कपड़ों में लिपटे 3 साए उसके आगे खड़े हैं। उनके मुंह से खून टपक रहा है। उनके हाथों में मांस का बड़ा सा टुकड़ा भी है। शायद किसी भैंसे के शरीर का टुकड़ा था वो। उनकी भयंकर शक्ल देखकर नीरज का शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया था। वह चीखना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता था कि जैसे उसकी बोलने की शक्ति अचानक से खो गई है। वह साए अब भी उसे ही घूर रहे थे और उसकी तरफ भयानक आवाज निकालते हुए बढ़ रहे थे। लेकिन इस बीच नीरज और उसके साए के बीच अंकित खड़ा हो गया। उसके आते ही कुछ देर पहले जो हालत नीरज की थी, वही हालत उन तीनों सायों की हो गई थी। वह थर थर कांप रहे थे। उसके बाद वे तीनों साए वहां से सिर पर पैर रखकर भाग खड़े हुए। ऐसा लगता था कि जैसे उन्होंने किसी भूत को देख लिया हो। नीरज के दिल की धड़कनें अब भी अनियमित गति से धड़क रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह अचानक से क्या हो गया। उसने अंकित की ओर अपनी नजरें उठाकर देखी और उससे कहा, कौन थे वो? वे तुम्हें देखकर क्यों भाग गए? तुम कमरे में चलो, फिर तुम्हें सारी बातें बताता हूँ। अंकित नीरज को लेकर हॉस्टल के कमरे में गया। इस बीच ना जाने कितने सारे सवाल नीरज के दिमाग में कीड़े की तरह कुलबुला रहे थे। हॉस्टल के कमरे में जाकर अंकित ने नीरज को पानी का गिलास दिया। नीरज ने एक ही सांस में पानी पी लिया। फिर वो अंकित की ओर देखने लगा। नीरज, मैं जिंदा नहीं हूँ। पिछले साल ही मेरी मौत हो गई है। मेरी मौत के पीछे आशीष, विनय और हरीश है। अंकित के कहे शब्द किसी गर्म तवे पर गिरे पानी की तरह नीरज के कानों में गूंज रहे थे। उसके दिल की धड़कनें जो अब सामान्य हो गई थी, वह फिर से असामान्य गति से धड़कने लगे थे। आशीष, विनय और हरीश इंजीनियरिंग कॉलेज के सीनियर्स थे। बड़े घरों के ये लड़के पूरी तरह बिगड़े हुए थे। जूनियर्स की रैगिंग में उन्हें बहुत मजा आता था। इन लोगों को आत्मा को बुलाने वाला खेल बहुत पसंद था। ये हर जूनियर से एक बार ये खेल अमावस की रात में करवाते थे। वे अपने जूनियर्स को टॉर्चर करके इस बात के लिए दबाव बनाते थे कि अमावस की रात को इन्हें पीपल के पेड़ के नीचे आंख बंद करके 15 मिनट तक ए बुरी आत्माओं मेरे पास आओ, ए बुरी आत्माओं मेरे पास आओ कहना है। अगर कोई जूनियर इनकार करता तो वो उसे मारते पीटते। उसके बारे में कॉलेज में गलत गलत बातें जैसे डरपोक, फट्टू आदि बातें फैलाते। थक हार कर जूनियर्स को इनकी बातें मानने के लिए तैयार होना ही पड़ता। इनके डर से जूनियर पेड़ के नीचे आते और वही दोहराते जो इन्होंने कहा होता था। जब वे अपनी आंखें बंद करके ये दोहराते, तभी अचानक ये पेड़ से कूदकर उनके पास आ जाते। अब अचानक से कोई इस होलिया में उन्हें देखता तो वो डर जाता और चिल्लाते हुए भागने लगता। उसे देखकर ये तीनों बहुत खुश होते। इन्हें इस काम में बहुत मजा आता था। उसके बाद ये तीनों भागते हुए जूनियर की अपने अपने मोबाइल से वीडियो बनाते। वीडियो बनाकर वे तीनों बार बार जूनियर को ये कहते हुए ब्लैकमेल करते कि तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा, पूरे कॉलेज को पता चल जाएगा कि तू कितना फट्टू है। अगर तू चाहता है कि वीडियो वायरल ना हो तो जो हम चाहे वो करना होगा। उसके बाद ये जूनियर से अपनी उल्टी सीधी मांगी पूरी करवाते। इन मांगों में कॉलेज के बाहर से सिगरेट, शराब लाने से लेकर इनके असाइनमेंट तैयार करना और कपड़े धोने तक शामिल होते। अब किसी को भी अपनी इज्जत प्यारी होती, इसलिए वह इनकी मांगे मान लेता। मेरे साथ भी इन्होंने यही किया, लेकिन मैं दिल का कमजोर निकला।
इनके डराने से मुझे हार्ट अटैक आ गया और मैं मर गया। आशीष, विनय और हरीश की रैगिंग उन पर भारी पड़ गई थी। पेड़ के नीचे निर्दोष अंकित मरा हुआ पड़ा था। उन तीनों को समझ आ गया कि वे बुरी तरह फंस गए हैं और उन्हें जेल हो जाएगी। इसलिए उन्होंने रातों रात अंकित की लाश को शहर के बाहर वाले नाले में फेंक दिया। बाद में अंकित की लाश कॉलेज वालों को मिली तो उन्होंने यह अफवाह फैला दी कि पढ़ाई के प्रेशर के कारण अंकित ने आत्महत्या कर ली है। मेरा शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन उस दिन से मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। नीरज, मैं चाहूं तो इन तीनों को कभी भी मार दूं, लेकिन उससे मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं चाहता हूं कि रैगिंग जैसी बीमारी से हमारा कॉलेज का कैंपस आजाद हो, ताकि कल को कोई और अंकित ना मरे। मैं चाहता हूं कि तुम ये सारी बातें प्रिंसिपल सर को बताओ। इन लड़कों को सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो कल मैं था, आज तुम थे, फिर कल किसी और की बारी आएगी। नीरज उसी समय प्रिंसिपल सर के घर पर गया, उन्हें सारी बातें बताई। प्रिंसिपल सर को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन नीरज ने बताया कि ये सारी बातें उसे अंकित ने ही बताई है और अंकित इस समय इस कमरे में मौजूद है, वे हमारी बातें सुन रहा है। अंकित की मौत पर प्रिंसिपल सर को थोड़ा शक तो जरूर हुआ था कि इतना ब्रिलियंट लड़का पढ़ाई के प्रेशर के कारण आत्महत्या तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर उन्हें लगा कि क्या पता अंदर ही अंदर कोई प्रेशर अंकित पर हो। आधी रात को पुलिस की गाड़ी की सायरन की आवाज कैंपस में गूंज रही थी। आशीष, विनय और हरीश के हाथों में हथकड़ी थी और पुलिस ने उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा रखा था। पहले तो उन्होंने इन सब बातों से इनकार किया, लेकिन पुलिस के डंडे और अंकित की गवाही से सारा सच बाहर आ गया था। पुलिस की गाड़ी उन्हें लेकर कैंपस से बाहर जा रही थी। पुराना पीपल का वो पेड़ पीछे छूटता जा रहा था। नीरज की आंखें अंकित को तलाश रही थी, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। दोस्तों, क्या किसी ने मरने के बाद कभी आपसे बात की है? अजीब लगता है ना? मेरे परिवार के साथ यही हुआ था। सीमेंट की ट्रक आने वाली है, ऐसा मालिक ने बताया। एक बड़ा अपार्टमेंट बनाने का काम चल रहा था। हमारा वहां काम था कढ़ाई पर गर्मा गर्म वड़ा पाव बनाना और मजदूरों को पकौड़ा वड़ा पाव बेचना। हमारा वो बिजनेस भी वही नई साइट पर शुरू किया गया था। बिल्डर ने हमें रहने के लिए नई जगह दी और कंस्ट्रक्शन साइट पर आने वाले सामान की देखभाल करना हमारा काम था। गांव के बाहरी इलाके में स्थित ये जगह थी। जगह काफी सुनसान थी। मजदूर सुबह आते थे और शाम को चले जाते थे। आने वाले माल पर नजर रखने के लिए हमें रात तक डटे रहना पड़ता था। कभी रेत, कभी सीमेंट तो कभी सरिया आती थी। हमारे परिवार में 6 लोग थे। मैं यानी विशाल, मेरे पिता नामदेव, माँ सक्कू, मेरी पत्नी रानी, मेरी छोटी बहन तन्नू और छोटा भाई राजा उस जगह पर रह रहे थे। हमें वहां आकर 2-3 दिन हुए थे। वह पूर्णिमा की रात थी। निर्माण स्थल से 50-100 मीटर की दूरी पर हम शौच करने जाते थे। रात का समय था, करीब 10:30 बज रहे थे। रेत की ट्रक 11 से 11:30 के बीच आने वाली थी। मैं और राजा दोनों ने बाल्टी ली और निकल पड़े। हम दोनों झाड़ियों के बीच से अपना रास्ता बनाते जा रहे थे। झाड़ी के दूसरी तरफ पत्थर से बनी कब्रें दिखाई दे रही थी। लगभग 10 से 15 कब्रें होंगी। दादा, ये शमशान है क्या? क्या इसका निर्माण पुराने ढंग है? दादा, क्या हम शमशान में रह रहे हैं? नहीं राजा, हम शमशान में नहीं रहते। शमशान दूर है, देखो यहाँ से 100 फीट की दूरी पर है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि तभी हमें एहसास हुआ कि कोई बातें कर रहा था। हमने वहां देखा पर कोई दिखाई नहीं दिया। तभी राजा ने मुझसे कहा, दादा, क्या हम थोड़ा और आगे जाकर देखें? उसी समय झाड़ियों में हलचल दिखाई दी। राजा और मैं दोनों उस हलचल की ओर बढ़ने लगे। बड़े ध्यान से सुनने के बाद आवाज सुनाई देने लगी। 2 लोग बातें कर रहे थे। विजू के घर गया था, बाहर से देखा, बहू घर अच्छे से संभालती है। मैंने आपसे कहा था ना। वासंती सही मायने में एक अच्छी लड़की है जो हमारे बाद घर की देखभाल करती है। प्रभा अभी भी नहीं बदली, वो अभी भी बुरी चीजों की लत में है। मालती एक ऐसी लड़की है जो अपने गांव का और परिवार का सम्मान बढ़ाती है। मैं जानती थी, इसलिए मैंने खेत उसके नाम पर कर दिया। 2 लोग बात कर रहे थे। वे पति पत्नी थे। पत्नी अपने पति को बहू के बारे में बता रही थी और उसका नाम गांवकर था। हमने अनुमान लगाया पर हमें अभी भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उनकी बातचीत साफ साफ सुनाई दे रही थी।
कुछ दूर चलने के बाद हम दोनों एक चट्टान पर बैठ गए। बातचीत बहुत रोचक हो रही थी। राजा ने कहा, शमशान जैसी जगह में बूढ़े पति पत्नी इतनी देर रात में इस घने अंधेरे में क्यों आए हैं? उसी समय मेरे मन में एक विचार आया। हम उन लोगों को देख नहीं सकते लेकिन उन्हें सुन सकते हैं। क्या ये असली लोग हैं या फिर कुछ और शक्ति है? वहीं दूसरी ओर झाड़ी में दो व्यक्ति एक डंडे पर बैठे दिखाई दे रहे थे। राजा और मैंने दोनों ने पीछे मुड़कर देखा और वो गायब हो गए। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे। वहां आसपास दो कब्रें थी। मैंने टॉर्च की रोशनी में देखा, उस कब्र पर कुछ कुरेदा हुआ था। नाना साहेब राजवी गांवकर, जन्म 1940, मृत्यु 7/5/1995। उसके बगल में एक और कब्र थी जिस पर एक नाम लिखा था, सुनीता नाना साहेब गांवकर, जन्म 1950, मृत्यु 7/5/1995। तारीख देखी और हम दोनों हैरान रह गए, क्योंकि बात करने वाले दोनों पति पत्नी का नाम गांवकर था। ये हमने सुना था। मुझे लगा कि मैंने ये नाम कुछ समय पहले सुना है। राजा बोला, यानी यहाँ जो बात कर रहे थे वे दोनों भूत थे? दोनों की मौत एक ही दिन हुई थी। यह उस पर लिखा तारीख से पता चला था। दादा, हमें चुपचाप यहाँ से चले जाना चाहिए। ये एक शमशान है। हमें अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए। और हम दोनों वहां से वापस अपने घर की ओर चल दिए। काफी देर तक चलने के बाद हमें लगा कि दूरी बीत रही थी, लेकिन एक निश्चित दूरी के बाद कब्र दिखाई दे रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब नजारा डरावना था। एक बूढ़ी औरत और एक बूढ़ा दोनों कब्र पर बैठे दिखाई देने लगे। मैंने राजा से कहा, जल्दी करो, पीछे दो लोग हैं, हम शायद छलावा में फंस गए हैं। राजा और मैं दोनों घास के रास्ते अपने घर की ओर अपना रास्ता बनाकर निकल रहे थे। जब घास खत्म हो जाती तो कब्रें फिर से दिखाई देती और पीछे मुड़कर देखता तो दो बूढ़े कब्रों पर बैठे दिखाई देते थे। 1 घंटे तक ये खेल चलता रहा। अंत में हम दोनों थक गए और एक पेड़ के पीछे छिप गए। वहीं हमने बाकी 2-3 कब्रों को थोड़ा हिलते हुए देखा। वो भी बोल रही थी। अगर आपने माँ और पिताजी की बात सुनी होती तो ऐसा नहीं होता। माँ और पिताजी की वजह से ही हमारी जान गई है, ये भूल मत मालती। इस बातचीत को सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये इस गांवकर परिवार का बेटा और बहू है, लेकिन कब्र की बात करना मन को रास नहीं आई। राजा इतना डरा हुआ था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह कानों में उंगलियां डालकर बैठा और कहा, मुझे कुछ सुनना नहीं है। दादा, भूत हर जगह है और हम वही कर रहे हैं। इस शमशान से निकलने के लिए कुछ तो करो। हम अजीब चक्र में फंस गए हैं। इसे छलावा कहते हैं। इस समय को बीत जाने दो, फिर मौका मिलते ही हम यहाँ से निकलेंगे। 2 घंटे बीत चुके थे। हम कितना भी चले, हम उस कब्र के पास ही पहुंच जाते थे। हमने मालती और उसके पति और उसकी सास की बातचीत सुनी थी। ये सोचकर कि समय समाप्त हो गया होगा, मैं चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद मैंने घर देखा। हम अपने घर पहुंचे। घर के लोग इंतजार कर रहे थे। हम दोनों को देखकर उन्होंने कहा, अरे तुम कब से चले आ रहे हो? ट्रक आकर चला भी गया। राजा ने बाबा को गले लगाया और कहा, बाबा, हम दोनों बाल बाल बच गए। हम दूर शौच को चले गए थे। वहाँ बहुत सारी कब्रें हैं। हम एक शमशान में रह रहे हैं। हमने उस जगह पर कई कब्रें देखी। वे आपस में बातें कर रही थी। हमने वहाँ से निकलने की कितनी कोशिश की, फिर भी हम घूम फिर के वापस वहीं पहुँच रहे थे। हमें वहाँ बोलने वाली कब्रें दिखी। अरे देर रात को ऐसी अनजान जगह नहीं जाना चाहिए, पर तुम लोग कहाँ मानते हो। चलो अब अंदर चलो। घड़ी में 1 बज रहे थे। हमारे साथ साथ तनु और रानी बहुत डरी हुई थी। हम सब एक साथ ही सो गए। कुछ देर बाद दरवाजे के बाहर से कुछ फुसफुसाहट की आवाजें आने लगी। अब हम सब और भी डर गए। हमने गौर से सुना, बाहर 4 लोगों के बीच बहस हो रही थी। मैंने राजा से कहा कि कुछ देर पहले जो आवाज हमने सुनी थी, ठीक वैसे ही आवाज अब आ रही है। हाँ दादा, तुम सही कह रहे हो। ये मालती और उसके पति की आवाज लग रही है। अब घर में एक एक व्यक्ति की नींद खुलने लगी। ये बाहर से कैसी आवाज आ रही है? कौन बातें कर रहा है? कोई औरत रो रही है, उसे कोई मार रहा है। मेरी छोटी बहन तनु उसी मौके पर खड़ी हो गई। उसने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ करो। अब घर के सारे लोग जाग गए और दरवाजे के बाहर कौन है ये देखने आगे बढ़े। पिताजी ने दरवाजा खोला और बाहर का नजारा देख उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मैंने अपने पिताजी को देखने के लिए बाहर देखा और मैं भी डर गया। बाहर आंगन में 4 कब्रें दिखाई दे रही थी।
चारों कब्रें आपस में चर्चा कर रही थी। वो यहाँ कैसे आई और क्यों, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। घर पर हम सब बहुत डरे हुए थे। औरत के रोने की आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी। हमने बिना बाहर निकले अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और घर में बैठ गए। 5-10 मिनट बाद चारों तरफ सन्नाटा छा गया। उनकी आवाजें बंद हो गई। हमने सोचा कि शायद ये समय समाप्त हो गया था और बाहरी वातावरण ठीक हो गया। मेरे पिताजी ने कहा, बेटा, एक समय होता है जिसमें ऐसे अजीब अजीब चीजें हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं। फिर राजा ने कहा, पिताजी, हम शमशान में रह रहे हैं। मुझे लगता है कि ये पूरी जमीन उस गांवकर परिवार की है। दादा, उस वीरान जगह जहां हम शौच कर रहे थे, वहाँ चारों लोग जमीन और मकान की बात कर रहे थे। हाँ, आप सही कह रहे हैं। हमने यहाँ रहकर बहुत बड़ी गलती की है। हमें यहाँ से जाना होगा। मुझे लगता है कि बिल्डर द्वारा दी गई ये जगह एक शमशान होगी और ये बिल्डिंग इस परिवार की जमीन पर बनी है, इसीलिए वे यहाँ आए होंगे। आधे घंटे के बाद हमने बाहर देखा और जो दृश्य हमने देखा वो बहुत ही भयानक था। नाना साहेब गांवकर नाम के एक बूढ़े ने कहा, तुम बाहर आओ। वही उनकी पत्नी ने भी कहा कि सब बाहर आओ, हमें हमारे घर जाने में कितनी देर हो रही है। लेकिन अब मुझे इसका सही मतलब समझ नहीं आ रहा था। मेरी माँ, पिता, बहन और भाई राजा, वे चारों एक के बाद एक उस घर से बाहर निकले। हम सामने 4 कब्र देख सकते थे जिन पर वे भयानक आत्माएं बैठी थी और हमें बाहर आने के लिए कह रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्या हो रहा है। उस समय उस बूढ़े का हाथ मेरे पिता की ओर आया। वह कब्र पर बैठा था और मेरे पिता की गर्दन को पकड़ रहा था और इससे पहले कि मैं कुछ जानता, उसने उन्हें खींच लिया और कब्र के पत्थर पर उनका सिर पटक कर उन्हें मार दिया। उसी तरह मेरी माँ को भी उस बुढ़िया ने घसीटकर कब्र के पत्थर पर सिर पटक कर मार दिया। मेरे भाई राजा और मेरी बहन तन्नू दोनों को भी वे मालती और उसके पति ने इसी तरह मार डाला। हम दोनों पति पत्नी बाहर नहीं गए, मैं वहीं खड़ा था। मेरे घर वालों के शरीर में प्रवेश करके वे आत्माएं घर से दूर चलने लगी। शायद वो अपने घर की ओर जा रहे थे। उनके बाद वो कब्रें भी आंगन से गायब हो गई। मेरे परिवार के चारों सदस्य उस भयानक हादसे में मारे गए थे और मैं कुछ नहीं कर सका। मैं और रानी दोनों रोने लगे। हम सिर्फ इसलिए बच गए क्योंकि हम बाहर नहीं गए थे। उन्होंने हमारे परिवार को इस तरह से क्यों मारा? हमने उनका क्या बिगाड़ा था? हम दोनों पति पत्नी रोते बिलखते घर में बैठे थे। दिन निकलने के बाद हमने बाहर जाकर देखा तो ना तो कब्रें थी और ना हमारे घर के लोग। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। मैं अपने घर के लोगों को रात में अपनी आंखों के सामने मरा हुआ देखा था। अगर वो घटना सच थी तो उनके शव कहाँ थे? गांवकर परिवार ने उनकी लाशों पर कब्जा किया था तो वे कहाँ गए? हम दोनों पति पत्नी सदमे में बैठे थे। इस जगह को छोड़ने का फैसला करते हुए हम अपने गांव की ओर चल पड़े। जाते समय मन में विचार आया, क्या हमें अपने माता पिता की तलाश नहीं करनी चाहिए? हम दोनों पति पत्नी अपने माता पिता के पास आए थे क्योंकि शहर में कोई काम नहीं था। माँ बाप छोटे भाई बहनों के साथ एक साथ रहने आए थे। अब उनके बिना कैसे जिए हम? उसी समय वहां पर बिल्डर की गाड़ी आ गई। मैंने बिल्डर को रात में घटी सारी घटना के बारे में बताया। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, सब तुम्हारा भ्रम है। तुम थाने में शिकायत दर्ज कर लो। मैं रो रो कर उसे सारी कहानी बताने लगा पर उसे मेरी किसी भी बात पर विश्वास नहीं था। उसी समय कंस्ट्रक्शन करने वाला मिस्त्री आया। उसका नाम परसू था। उसने कहा, हर पूर्णिमा की रात में यहाँ कुछ ना कुछ होता है। विशाल, मैं आपको एक बूढ़ी औरत के पास ले चलता हूँ, वो आपको इसके बारे में सब बताएगी। मैं मेरी पत्नी और मिस्त्री के साथ बुढ़िया के पास जाने के लिए निकल पड़ा। बड़े से नीम के पेड़ के नीचे एक कुटिया थी। उस कुटिया के बाहर एक बूढ़ी औरत नजर आई। परसू और मैं दोनों जाकर बुढ़िया को प्रणाम किए। बुढ़िया ने मेरे चेहरे की ओर देखा और कहा, तुम बच गए बेटा, तुम्हारा समय नहीं आया था अभी। तुम्हारे माँ बाप के कर्मों की सजा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ी। मुझे समझ में नहीं आया कि बुढ़िया ऐसा क्यों बोल रही थी। मैंने बुढ़िया से पूछा कि वास्तव में तुम्हारा मतलब क्या है? बुढ़िया कहने लगी, तुम्हारा बाप नामदेव और तुम्हारी माँ सखूबाई वो एक साहूकार के यहाँ काम करते थे। साहूकार के घर में बार बार वाद विवाद होते रहते थे। तुम्हारे माँ बाप उनके झगड़े सुनते रहते थे। घर में 2 बहुएं थी और 2 बूढ़े पति पत्नी, ऐसे कुछ 6 लोग रहते थे।
एक लड़का और उसकी पत्नी खेत बेचकर शहर जाके इस पुराने घर को तोड़कर बड़ी बिल्डिंग बांधकर इसे भाड़े पर देने का सोच रहे थे, पर दूसरा लड़का और उसकी पत्नी यहीं रहना चाहते थे। एक दिन तुम्हारे माँ बाप ने पैसे के लालच में आकर उनके खाने में जहर मिलाया और पूरे परिवार को मौत की नींद सुला दिया, और पूरे परिवार ने आत्महत्या की ऐसी झूठी खबर पूरे गांव में फैला दी। तुम्हारे बाप ने साहूकार नाना साहेब गांवकर का सारा पैसा, गहने, सोना, चांदी सब अपने घर में छुपाया। तुम्हारे भाई बहन को सब पता था, उन्होंने भी उसका पैसे का उपभोग किया। पुलिस और गांव वालों के नजर में ना आए इसलिए तुम्हारे घर वाले गरीब जैसे रहते थे, मजदूरी करते थे। तुम शहर में रहते थे इसलिए तुम्हें यहाँ की कोई भी बात नहीं पता थी। शादी के बाद तुम यहाँ अपनी पत्नी के साथ आए। जिन प्रेत आत्माओं ने तुम्हारे घर वालों को मारा उन्हें तुम कौन हो ये सब नहीं पता था, इसलिए तुम बच गए। गांवकर परिवार के मौत के बाद उनकी कब्रें इसी गांव के बाहर इसी जग में बनाई गई, और जैसे तैसे तुम्हारे परिवार को इसी बांध काम की साइट पर काम मिला, और वो घटना भी तुम्हारे माता पिता ने पूर्णिमा के रात ही की थी। इसीलिए इसी रात को तुम्हारे परिवार से उस परिवार के लोगों ने मारकर बदला ले लिया। पैसा, धन, संपत्ति का लालच इतना बुरा है कि आदमी को किसी भी स्तर पर ले जाता है, पर नियति अपना हिसाब करके रहती है।